तो आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के आधार पर एक ऐसे दिन की पड़ताल करेंगे जो अयोध्या के इतिहास का सबसे शानदार दिन होना था। लेकिन वो उसकी सबसे अंधेरी रात बन गया। हाँ बिल्कुल, एक तरफ पूरा शहर जश्न की तैयारी में डूबा हुआ था और दूसरी तरफ महल के ही एक कोने में कह सकते हैं कि शब्दों का एक ऐसा जहर तैयार हो रहा था। एक ऐसा जहर जिसने एक साम्राज्य का भविष्य ही हमेशा के लिए बदल दिया। और ये कहानी ऊपर से जितनी सीधी दिखती है, अंदर से उतनी ही जटिल है। सही बात है, ये सिर्फ एक साजिश की कहानी नहीं है, ये तो इस बात का एक गहरा मनोवैज्ञानिक अध्ययन है कि कैसे किसी इंसान की दबी हुई असुरक्षाओं को, मतलब उसके पद और पहचान खोने के डर को, एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज हम उसी पूरी प्रक्रिया को परत दर परत खोलेंगे। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो उस माहौल से शुरुआत करते हैं। अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की भव्य तैयारियां चल रही थी। जरा कल्पना कीजिए, पूरा शहर एक दुल्हन की तरह सजा हुआ है। हर सड़क, हर गली फूलों से, केले के पत्तों से, ऊंचे ऊंचे बैनरों से पटी हुई थी। और हर घर के दरवाजे पर आम के पत्तों के तोरण और जमीन पर रंग बिरंगी रंगोली। ऐसा लगता था जैसे अयोध्या सोने और फूलों का एक जीता जागता शहर बन गई हो। और ये सिर्फ बाहरी सजावट नहीं थी, है ना? हाँ। ये तो लोगों के दिलों की खुशी का एक प्रतिबिंब था। हाँ। स्रोत बताते हैं कि पुरुष और महिलाएं सब नए सुंदर कपड़े पहने हुए थे। वो पूरी रात गलियों में गा रहे थे, नाच रहे थे, जश्न मना रहे थे। हवा में एक उम्मीद थी, एक उत्सव का माहौल था कि उनका सबसे प्रिय राजकुमार राम अब राजा बनने वाला है। एक आदर्श राजा के आने की खुशी। लेकिन हमारा आज का सवाल यही है, इस उम्मीद और खुशी से भरे माहौल को चंद घंटों में नफरत और त्रासदी में कैसे बदल दिया गया? और इसके लिए हमें सीधे उस किरदार पर ध्यान देना होगा जिसने इस कहानी की दिशा ही मोड़ दी। मंथरा, कैकेयी की ये दासी। उसे राम के राज्याभिषेक की खबर से इतनी नफरत क्यों हुई? स्रोत में एक बहुत ही शक्तिशाली पंक्ति है कि वो इस खुशखबरी को पचा नहीं सकी। हाँ, ये सिर्फ असहमति या नाराजगी नहीं थी, ये एक शारीरिक प्रतिक्रिया थी, जैसे किसी ने जहर पी लिया हो और शरीर उसे स्वीकार ही न कर रहा हो। अच्छा। और इसी जहर को लेकर वो सीधा कैकेयी के महल में गई, जहाँ रानी आराम कर रही थी, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उनकी दुनिया बदलने वाली है। और उसका अंदाज देखिए, वो चुपचाप या आराम से नहीं गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने जाते ही कैकेयी को तीखी, लगभग तेजाबी भाषा में झिंझोड़ कर जगाया। उसके पहले शब्द थे, उठो मूर्ख, ये सोने का समय नहीं है। सोचिए, खतरे की एक बाढ़ तुम्हारी ओर बढ़ रही है और तुम्हें पता भी नहीं। ये तो बहुत ही अजीब तरीका अपनी रानी से बात करने का। हाँ, वो आराम से समझा भी सकती थी। उसने सीधे हमले वाली भाषा क्यों चुनी? ये एक क्लासिक मैनिपुलेशन तकनीक है, जिसे कहते हैं डर, अनिश्चितता और शक पैदा करना। मंथरा ने कैकेयी के आराम और संतुष्टि पर सीधा हमला किया। एक खुशनुमा माहौल को उसने अनिश्चितता से भर दिया और फिर एक काल्पनिक खतरे का डर पैदा किया। उसका लक्ष्य था कैकेयी को तुरंत बचाव की मुद्रा में ले आना, वो सोचने का समय दिए बिना। और उसका अगला वार सीधा राजा दशरथ के प्यार पर था। उसने कहा, तुम्हें लगता है कि बूढ़ा राजा तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है? उसका प्यार झूठा है। बिल्कुल, वो मुंह पर मीठा बोलता है लेकिन दिल में कौशल्या का भला चाहता है। उसने तुम्हारे और तुम्हारे प्यारे बेटे भरत के बारे में एक पल भी नहीं सोचा। ये बहुत चालाक चाल थी। उसने कैकेयी को भावनात्मक रूप से अकेला करने की कोशिश की है ना? हाँ बिल्कुल, उसने कैकेयी के सबसे बड़े सहारे यानी राजा के प्रेम को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। अब अगर राजा का प्यार ही झूठा है तो फिर कैकेयी किस पर भरोसा करेगी? जाहिर है उस पर जो उसे सच बता रहा है, यानी मंथरा पर। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या कैकेयी सच में इतनी भोली थी? क्योंकि शुरुआत में तो उन्होंने मंथरा की बातों को पूरी तरह खारिज कर दिया था। वो तो खुश थी। हाँ, उन्होंने कहा, मंथरा तुम्हें तो खुश होना चाहिए, राम मुझे भरत से भी ज्यादा प्रिय हैं। राम और भरत दोनों मेरी आंखों के तारे हैं। बल्कि उन्होंने खुश होकर अपने गले से एक बेशकीमती हार उतारकर मंथरा को इनाम में दे दिया। और मंथरा ने उस हार का जो किया वो इस पूरी साजिश का टर्निंग पॉइंट था। उसने वो हार जमीन पे फेंक दिया, गुस्से में। सोचिए उस सन्नाटे के बारे में जो उस कमरे में फैल गया होगा। उस एक एक्शन से मंथरा ने कैकेयी को बता दिया, आप मुझे इनाम से नहीं खरीद सकती। ये मामला आपके बेटे के भविष्य का है और आप इसे एक दासी का बड़बड़ाना समझ रही हैं। ये एक तरह का भावनात्मक ब्लैकमेल था। ये जताने का तरीका कि स्थिति कितनी गंभीर है। बिल्कुल। उस हार के टुकड़ों के साथ ही
शायद कैकेयी का आत्मविश्वास भी टूटने लगा। और इसके बाद मंत्रा ने अपना सबसे बड़ा और सबसे प्रभावी तर्क सामने रखा। उसने लगभग चीखते हुए कहा, मूर्ख रानी, तुम अपनी आंखों के सामने हो रही साजिश को देख नहीं पा रही हो। तुम्हारे पति ने राम को राजा बनाने के लिए एक सोची समझी योजना बनाई है। उसने भरत को जानबूझकर केकई राज्य में रखा है ताकि वह इस राज्याभिषेक के रास्ते में कोई रुकावट न डाल सके। यहाँ मंथरा ने कैकेयी की दो सबसे गहरी और शायद दबी हुई असुरक्षाओं को एक साथ निशाना बनाया। हाँ, पहला एक माँ के तौर पर अपने बेटे भरत का भविष्य और दूसरा एक रानी के तौर पर कौशल्या के मुकाबले अपना दर्जा। ये वो डर थे जो शायद कैकेयी के मन में कहीं गहरे दबे हुए थे। और मंत्रा ये जानती थी। उसने सीधे सीधे कहा, अगर राम राजा बन गए तो तुम्हारा बेटा भरत, जो खुद एक राजकुमार है, एक सेवक की तरह हाथ जोड़कर अपने भाई की सेवा करेगा। एक माँ के लिए इससे ज्यादा चुभने वाली बात क्या हो सकती है? ये सिर्फ पद की बात नहीं थी, ये उसके बेटे के सम्मान और स्वाभिमान पर हमला था। और फिर उसने दूसरा घाव दिया, कैकेयी के स्वाभिमान पर। हाँ, ये बहुत चालाक चाल है। मंत्रा ने सिर्फ भविष्य का डर नहीं दिखाया, उसने केकई की पहचान पर हमला किया। उसने कहा, और जिस दिन राम राजा बनेंगे उसी दिन से तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। कौशल्या राजमाता कहलाएगी, तब इस महल में तुम्हारी क्या हैसियत होगी? उसने कैकेयी को उसके भविष्य का सबसे खराब संस्करण दिखाया। तुम राजा राम की सौतेली माँ बनकर रह जाओगी, जबकि कौशल्या राजमाता कहलाएगी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सत्ता के समीकरण हैं। और उसने पुरानी बातों को भी कुरेद दिया है ना? बिल्कुल, उसने याद दिलाया, क्या तुम वो दिन भूल गई जब तुमने अपने सौभाग्य पर इतराते हुए कौशल्या का अपमान किया था? क्या तुम्हें लगता है कि सत्ता मिलते ही कौशल्या वो सब भूल जाएगी? वो तुमसे बदला लेने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगी। हाँ, उसने अतीत की कड़वाहट को भविष्य के डर के साथ मिला दिया और अब ये तर्क काम करने लगे। कैकेयी का मन बदलने लगा। स्रोत बताते हैं कि वो गहरी सोच में पड़ गई और मंत्रा के शब्द उसके मन में गूंजने लगे। राजधानी से दूर रखने की एक साजिश थी। और यहाँ पर कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। मंत्रा के शब्द अब सिर्फ बातें नहीं रहे, वो कैकेयी के मन में शक का बीज बन चुके थे। और वो बीज जब तेजी से फैल रहा था, आप लगभग महसूस कर सकते हैं कि कैसे कैकेयी का विश्वास और प्यार डर और ईर्ष्या में बदल रहा था। बिल्कुल, और एक कुशल रणनीतिकार की तरह मंत्रा ने जैसे ही देखा कि जहर फैल चुका है, उसने तुरंत समस्या के साथ साथ समाधान भी पेश कर दिया। सही बात है, उसने सिर्फ आग नहीं लगाई बल्कि उस आग को किस दिशा में फैलाना है ये भी तय कर दिया। उसने कैकेयी को उन दो वरदानों की याद दिलाई जो राजा दशरथ ने सालों पहले दिए थे। हाँ, देवासुर संग्राम में उसकी जान बचाने के बदले में, और कहा था कि तुम जब चाहो जो चाहो मांग सकती हो। मंथरा की योजना स्पष्ट और क्रूर थी। उसने कहा, अब समय आ गया है कि तुम उन दो वरदानों की मांग करो। अपने पहले वरदान से तुम अपने बेटे भरत को कौशल का राजा बनाने के लिए कहो, और दूसरे वरदान से राम को 14 साल के लिए दंडक वन में वनवास भेजने के लिए कहो। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। उसने न सिर्फ भरत के लिए सिंहासन मांगा बल्कि राम को रास्ते से पूरी तरह हटाने का भी इंतजाम कर दिया। 14 साल एक बहुत लंबा समय होता है। बिल्कुल, इतने समय में भरत का राज पूरी तरह स्थापित हो जाता और शायद लोग राम को भूल भी जाते। ये सिर्फ ईर्ष्या नहीं थी, ये एक सोची समझी राजनीतिक चाल थी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। मंथरा ने सिर्फ विचार ही नहीं दिया, नहीं, उसने कैकेयी को ये भी सिखाया कि राजा को भावनात्मक रूप से कैसे मजबूर किया जाए। उसने पूरा दृश्य तैयार किया, एक निर्देशक की तरह। हाँ, ये इस मनोवैज्ञानिक नाटक का कह सकते हैं अंतिम चरण था। उसने कैकेयी को सलाह दी, अपने सारे कीमती गहने उतार दो, एक साधारण मैली साड़ी पहनो, अपने बाल बिखेर लो और महल के कोप भवन में जाओ। कोप भवन यानी गुस्से का कमरा, जहां रानियां तब जाती थीं जब वे राजा से बेहद नाराज होती थी। ये एक तरह का मौन विरोध था। उसने आगे कहा, कोप भवन में अंधेरा करके रहना, जमीन पर एक चटाई बिछाकर लेट जाना। जब राजा तुम्हें मनाने आए तो उनकी तरफ देखना भी मत, उनसे तुरंत बात मत करना, रोना, गुस्सा दिखाना, अपना समय लेना। और जब वो तुम्हारी कोई भी शर्त पूरी करने की सौगंध खाएं तब अपनी बात कहना। ये भावनाओं का शोषण अपने चरम पर था। बिल्कुल, मंत्रा ने न केवल कहानी गढ़ी बल्कि उसके मंचन का पूरा निर्देशन भी किया। उसने कैकेयी के प्रेम को डर में, विश्वास को संदेह में और अयोध्या की सबसे बड़ी खुशी को एक गहरी, कभी न मिटने वाली ईर्ष्या में बदल दिया। हम्म। असरदार क्यों थी? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वे पूरी तरह झूठी थी?
शायद नहीं। तो फिर? उनकी ताकत इस बात में थी कि वो झूठ नहीं थी, बल्कि सच का एक तोड़ा मरोड़ा हुआ रूप थी। भरत दूर था, ये सच था। हाँ। कैकेयी को देर से पता चला, ये भी सच था। मंथरा ने बस इन सच के टुकड़ों को लिया और उन्हें कैकेयी की सबसे गहरी असुरक्षाओं के धागे से एक भयानक तस्वीर में बुन दिया। मतलब मंथरा ने कोई नई कहानी नहीं बनाई। नहीं, उसने बस मौजूदा तथ्यों को एक नकारात्मक नजरिए से पेश किया और उसे कैकेयी के सबसे बड़े डरों से जोड़ दिया। शायद कैकेयी के मन में कहीं ना कहीं ये डर था कि कौशल्या बड़ी रानी है और उसका बेटा राम बड़ा है, तो भविष्य में उसकी और भरत की हैसियत कम हो जाएगी। ठीक यही। मंथरा ने बस उस दबी हुई चिंगारी को हवा दे दी। यही चालाकी का सार है। बिल्कुल। ये सच को इस तरह पेश करता है कि वो झूठ से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ये घटना दिखाती है कि असुरक्षा और सत्ता खोने का डर किसी भी बुद्धिमान इंसान को किस हद तक हेर-फेर का शिकार बना सकता है। और ये हमें आज के अंतिम विचार पर लाता है। मंथरा की साजिश इतनी सफल क्यों हुई? क्या इसलिए कि उसके तर्क बहुत मजबूत थे, या इसलिए कि कैकेयी की असुरक्षाएं इतनी गहरी थीं कि वो बस एक बहाना ढूंढ रही थी उन पर विश्वास करने के लिए? दूसरे शब्दों में, क्या आग लगाने वाला ज्यादा दोषी है या वो माहौल जो पहले से ही सूखी घास से भरा हुआ था? इस पर विचार करने के लिए हम इसे यहीं छोड़ते हैं।